नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 12 जीव विज्ञान में 10वां जो अध्याय हम पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब अभी तक प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें हमने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की पूरी जो प्रक्रिया है इसको दो अलग अलग अभिक्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से पहली जो अभिक्रिया है वो है प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया यानी प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरी अभिक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है वो है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है, जो कि अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। अब यहाँ पर इसमें हमने प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी ये जो पूरी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है उसको यदि हम चरणबद्ध तरीकों से विभाजित करें तो इसको हम विभाजित कर सकते हैं 3 चरणों में, जिसमें से 2 प्रारंभिक चरण जो हैं वो प्रकाशिक अभिक्रिया के हैं और तीसरा चरण जो है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया का। सबसे पहले ये चीज हमने पढ़ी थी कि सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाश की किरणें जिनमें प्रकाश ऊर्जा होती है, क्वांटम के रूप में, क्वांटम कणों के रूप में प्रकाश जो है वो चलता है, फोटोन के रूप में प्रकाश जो है वो चलता है, और उनमें जो निहित ऊर्जा होती है उसको हम क्वांटम कहते हैं। तो ये प्रकाश में उपस्थित क्वांटम ऊर्जा जो है इसका अवशोषण करता है कौन है? क्लोरोफिल यानी पर्णहरित अणु इसका अवशोषण करेगा और इससे यह उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा और यह जल के अणु का अपघटन कर देगा। जल के अणु के अपघटन से प्रोटॉन आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन जो है वो बनते हैं, और इनमें से ये ऑक्सीजन जो है वो तो बाहर मुक्त हो जाती है, साथ में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बने हैं वो फिर आगे दूसरे चरण में भाग लेते हैं। दूसरा चरण जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश करते हैं, यह है थाइलेकोइड या ग्रेना की जो इकाइयां होती हैं उनकी झिल्ली पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रोटीन अणुओं का समूह होता है जो मिलकर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बनाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्रवेश करते हैं और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक ग्राही से दूसरे ग्राही पर होता है, उस दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसके कारण से एटीपी जो है वो बनते हैं। साथ में यहाँ पर NADPH2 अणु जो है उनका भी निर्माण होता है। तो इस चरण में 2 विशेष अणु जो है वो बनते हैं और ये दूसरा चरण है जिसमें ATP और NADPH2 बनेंगे। इसके बाद में ये जो ATP और NADPH2 अणु बने हैं वो आगे तीसरे चरण में यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, और ये RUDP क्या होता है, पूरा नाम वगैरह इसको हम बाद में आगे पढ़ेंगे, अभी को PGA में बदल देता है और फिर ये वापस इसे बना देता है, लेकिन साथ में बनता है क्या? ग्लूकोज या फिर शर्करा यानी कार्बनिक पदार्थ या भोजन का निर्माण होता है। ये जो है वो तीसरा चरण है। इस तरह से 3 जो सामान्य प्रकार से इसको हमने 3 चरणों में विभाजित किया था उसको हमने देख लिया था। अब इसके बाद में इस पाठ में प्रकाश शोषण की पूरी क्रिया विधि जो है उसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। ये संक्षेप में था, विस्तार पूर्वक यदि हम इसको अध्ययन करें तो इसको हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी जो है वो है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। अब वैसे तो शुरू में हमने ये जो देखा उसमें प्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसमें 2 चरण होते हैं, जल के अणुओं का अपघटन और ATP और NADPH2 का निर्माण। लेकिन छोटे स्तर पर यदि हम देखें तो इनको हम कई अलग अलग चरणों में विभाजित कर सकते हैं। तो प्रकाशिक अभिक्रिया को हम कई चरणों में बांटकर उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में कुछ सामान्य बातें जो हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रख लें। प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना भाग में। ग्रेना ये क्या है? इसके लिए हरित लवक की संरचना है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। हरित लवक में बाहर की तरफ 2 झिल्लियों से घिरा हुआ सी ये संरचना होती है, यानी बाहर की तरफ 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। इनके बीच बीच में इकाई झिल्ली से बनी हुई पतली थैली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम पटलिकाएं कहते हैं। इन पटलिकाओं की एक जो इकाई है, एक
प्रत्येक पटलिका एक इकाई की तरह से काम करेगी, जिसको हम थाइलेकोइड कहेंगे। थाइलेकोइड का पूरा जो एक समूह होगा वो कहलाएगा ग्रेना। और इसके बाहर का जो भाग है जिसमें तरल भरा रहता है वो है स्ट्रोमा। तो ग्रेना और स्ट्रोमा दो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। इसमें से ग्रेना या इसकी एक इकाई हम कह सकते हैं थाइलेकोइड। ग्रेना या थाइलेकोइड जो है उसमें प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया में जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उनको सबसे पहले बताया था रॉबर्ट हिल ने, इसलिए प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है और इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर प्रकाशिक अभिक्रिया को यदि हम चरणबद्ध तरीकों से देखें तो अलग अलग चरणों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला चरण जो है वो है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल अणु का उत्तेजन। सामान्य स्थिति में देखें तो पर्णहरित अणु जो पाए जाते हैं पत्तियों के हरित लवक में, और हरित लवक में भी कहाँ पर, थाइलेकोइड या ग्रेना जो होता है, ग्रेना की एक इकाई जो थाइलेकोइड है, इस थाइलेकोइड की झिल्ली पर पाए जाते हैं अणुओं वर्णकों के समूह है जिनको हम क्वांटासोम कहेंगे। ये क्वांटासोम जो हैं वो क्या करते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, पर्णहरित अणु पाया जाता है। ये पर्णहरित अणु जो है वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अब सामान्य स्थिति में देखें तो इसमें पर्णहरित अणु जिसको हम क्लोरोफिल से लिखते हैं शॉर्ट में, क्लोरोफिल जो है वो निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश गिरता है या फिर कह सकते हैं प्रकाश के अणु, प्रकाश के कण जिनको हम फोटोन कहते हैं वो इनके ऊपर गिरते हैं, या फोटोन में जो निहित ऊर्जा होती है क्वांटम वो इनके ऊपर गिरते हैं, वैसे ही यह पर्णहरित अणु जो है वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। अब उत्तेजित अवस्था में इसको हम इस तरह से दर्शाएंगे। उत्तेजित अवस्था में आने का यहाँ पर मतलब जो है वो क्या होगा उसको भी हम आगे प्रकाशिक अभिक्रिया का जो रेखा चित्र है उसके माध्यम से पढ़ेंगे। इसका सामान्य अर्थ यह होता है कि जैसे ही प्रकाश का अणु यहाँ पर गिरता है, प्रकाश के कण फोटोन जो हैं वो यहाँ पर गिरते हैं, प्रकाश गिरते ही क्लोरोफिल अणु जो है वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना यानी ऑक्सीकरण। तो ऐसा पर्णहरित अणु जिसके ऊपर प्रकाश ऊर्जा गिरे और उसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए और उसका ऑक्सीकरण हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तेजित पर्णहरित अणु कहते हैं। और ये प्रक्रिया जो है वो कहलाती है पर्णहरित अणु का उत्तेजन। तो सबसे पहला जो चरण होगा वो होगा प्रकाश का अवशोषण और पर्णहरित अणु का उत्तेजन। अब इस पहले चरण पर ही आधारित है दूसरा चरण। ये चरण जो हैं वो एक दूसरे से क्रमबद्ध तरीकों से जुड़े हुए होते हैं। तो पहले चरण में प्रकाश का अवशोषण हुआ, प्रकाश का अवशोषण, और पर्णहरित अणु का उत्तेजन हुआ। अब दूसरे चरण में ये जो उत्तेजित पर्णहरित अणु है ये भाग लेता है, और उत्तेजित पर्णहरित अणु जो है वो थाइलेकोइड में उपस्थित जल के अणुओं का अपघटन कर देता है। जल के अणु के अपघटन से प्रोटॉन आयन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे और साथ में ऑक्सीजन बनेगी। अब यहाँ पर इस प्रक्रिया में जल के अणु जो वो कितने दिखाए जाते हैं वो अलग अलग किताबों में, नोट्स वगैरह में या अलग अलग जगहों पर अलग अलग लिखे हुए मिलते हैं। सामान्य रूप से हम एक जल के अणु को यदि देखें तो एक जल के अणु के अपघटन से बनते हैं 2 तो प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और आधा अणु ऑक्सीजन का। अब आधे अणु को हम दिखा नहीं सकते हैं, कम से कम एक अणु जो है वो दिखाना पड़ेगा। जल के एक अणु से आधा अणु ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, इसका मतलब ऑक्सीजन का एक अणु कितने जल के अणुओं से उत्पन्न होगा, 2 से। तो 2 जल के अणुओं का अपघटन दिखाएं तो उस स्थिति में उत्पन्न जो प्रोटॉन है वो कितने हो जाएंगे, 4, और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कितने हो जाएंगे, 4, और ऑक्सीजन का कितना अणु हो जाएगा, 1। तो हो सकता है इस रूप में लिखा हुआ मिले, या फिर प्रकाश संश्लेषण की पूरी जो प्रक्रिया है उसमें हमने जो समीकरण पढ़ा था 6CO2 + 12 H2O, यानी 12 जल के अणु भाग लेते हैं एक ग्लूकोज अणु बनाने में। तो उस स्थिति में यदि हम इसको 12 मानकर चलें तो प्रोटॉन जो उत्पन्न होंगे वो कितने हो जाएंगे, 24, इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न होंगे वो भी कितने हो जाएंगे, 24, और ऑक्सीजन जो उत्पन्न होगी वो इसकी आधी।
यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जितने जल के अणुओं का गठन होता है उससे दुगुने उत्पन्न होते हैं और ऑक्सीजन उससे आधे उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ये जो चरण है वो कहलाएगा जल का अपघटन। जल के इस अपघटन में या इस चरण में मैंगनीज और क्लोरीन या मैग्नेस आयन और क्लोराइड आयन जो है इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और इनकी उपस्थिति में एंजाइम जो है वो जल के अणु का अपघटन करते हैं। तो पहले चरण में प्रकाश का अवशोषण करके जो क्लोरोफिल या पर्णहरित का अणु उत्तेजित अवस्था में आ गया था, जिसका ऑक्सीकरण हो गया था, इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण से वो उत्तेजित अवस्था में आ गया था, वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए जल के अणु का अपघटन करता है और जल के अणु का अपघटन होते ही 24 प्रोटॉन 12 जल के अणुओं का अपघटन होने पर 24 प्रोटॉन 24 इलेक्ट्रॉन और 6 ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं। ये ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है, इसे यूं हम बाहर मुक्त होते हुए दिखा सकते हैं। इसके बाद में तीसरा जो चरण है उसमें देखें, तीसरे चरण में NADPH2 अणु जो हैं उनका उत्पादन होता है। तो तीसरे चरण में NADPH2 अणु जो हैं इनका उत्पादन होगा या NADPH2 का निर्माण। NADPH2 जो हैं इनको भी सही रूप में शॉर्ट में हम लिखते हैं तो ऐसे लिख देंगे, सही रूप में देखा जाए तो इनको यूं लिखा जाता है NADPH+H+, जिसके पास प्रोटॉन जो है वो बहुतायत में होते हैं या प्रोटॉन आयन जिसके साथ जुड़ चुके होते हैं। प्रोटॉन का जुड़ना जो है वो भी क्या कहलाता है, अपचयन। तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो जुड़ते हैं NADP के साथ में और NADPH2 बनाते हैं। ये अपचयनकारी शक्ति कहलाती है। किसी दूसरे अणु को जिसको प्रोटॉन की जरूरत होती है उसे ये अपना प्रोटॉन आयन प्रदान कर देता है और उसका अपचयन कर देता है, इसलिए इसे अपचयनकारी शक्ति कहा जाता है कोशिका की। रिड्यूसिंग पावर जो है वो ये कोशिका की कहलाती है। जैसे ATP जो है वो ऊर्जा अणु कहलाता है, वैसे ही ये अपचयनकारी ऊर्जा अणु जो है वो कहलाता है। अब इसका उत्पादन जो है वो कैसे होगा, इसका उत्पादन होता है हरित लवक के थाइलेकोइड में। ग्रेना की एक इकाई जो है ये एक थाइलेकोइड, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये एक थाइलेकोइड है। थाइलेकोइड की जो सतह है बाहर की तरफ होती है यानी स्ट्रोमा की तरफ होती है, वहां पर इस अणु का निर्माण होता है। होगा कैसे, जल के अणु के अपघटन से क्या उत्पन्न हुए, प्रोटॉन। ये प्रोटॉन जो हैं वो यहीं पर उपस्थित NADP अणु जो होते हैं, निकोटिनेमाइड एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इसका पूरा नाम होता है। पूरे नाम लिखे हुए मिलेंगे आपको नोट्स में, उनको ध्यान में रख लें। तो NADP अणु जो है इसके साथ में 2 प्रोटॉन, एक जल के अणु से 2 प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं। टोटल यदि 24 प्रोटॉन हैं तो इसका मतलब है उनको लेंगे कितने, 12 NADP अणु। तो 12 NADP अणु 24 प्रोटॉन को लेते हैं और इन्हें लेकर ये क्या बनाते हैं, NADPH2 अणु बनाते हैं। इस अणु का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहेगा या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी अगले चरण में यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया में। तो सबसे पहले प्रकाश के अणु का अवशोषण और क्लोरोफिल अणु का उत्तेजन हुआ, इससे जल के अणु का अपघटन होने से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन बने। ऑक्सीजन बाहर निकल गई, प्रोटॉन जो है वो NADP के साथ में जुड़ गए और NADP के साथ में जुड़कर क्या बना दिया, NADPH2। कुल कितने अणु बने, 12 अणु NADPH2 के यहाँ पर प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से NADPH2 अणु जो हैं उनका निर्माण हुआ। ये NADPH2 अणु जो है वो आगे जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसे ग्लूकोज में बदला जाता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोटॉन देकर उसका अपचयन करेंगे, इसलिए इसे अपचयनकारी शक्ति कहते हैं। इसके बाद में अगला जो चरण है वो है इन इलेक्ट्रॉनों के संदर्भ में। जल के अणु के अपघटन से प्रोटॉन बने, प्रोटॉन ने तो NADPH2 बना दिया। जो इलेक्ट्रॉन बने हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस थाइलेकोइड की झिल्ली पर पाए जाने वाले जो प्रोटीन अणु होते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रोटीन, वो इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रोटीन जो है उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर स्थानांतरित होते हैं। यानी यूं कह सकते हैं एक अणु से दूसरे अणु पर ये कूदते हुए चलते हैं।
तो इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त हुए वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश करते हैं और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश करके एटीपी का निर्माण करते हैं। एटीपी का निर्माण जो है उसमें होता क्या है एक्चुअल में, एडीपी जो है एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जिसमें 2 फॉस्फेट समूह होते हैं, उसके साथ में एक फॉस्फेट समूह और जुड़ता है और उसी से क्या बनता है, एडिनोसिन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब डी का मतलब 2 फॉस्फेट डाई, टी का मतलब 3 फॉस्फेट, यानी एडीपी में फॉस्फेट का जुड़ना ये होता है। फॉस्फेट का जुड़ना है इसलिए इस क्रिया को कहा जाता है फॉस्फोरिलीकरण। तो अगला जो चरण है प्रकाशिक अभिक्रिया का वो फॉस्फोरिलीकरण है और इसके साथ में फॉस्फेट जोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉनों से मिलती है और ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश के कारण से उत्पन्न होते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में ये फॉस्फोरिलीकरण होता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण। तो अगला जो चरण है वो प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण का चरण हो गया, जिसमें एटीपी अणु बनेंगे। कुल 24 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं वो एक ग्राही से दूसरे ग्राही पर घूमते हुए जाएंगे और कुल मिलाकर 18 एटीपी अणुओं का ये उत्पादन करेंगे। तो 18 एडीपी जो हैं उनसे उनके साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो जुड़ते हैं और 18 एटीपी बनते हैं। मुख्य बात यह है, तो 18 एटीपी अणुओं का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। इस तरह से इसको हम 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसमें कुल मिलाकर 4 चरण जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहला आसान सा ही है, इसको ध्यान में रख लें, इसी को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताते हैं। इसमें 2 चरण इसमें 2 चरण इसमें हो गए। पहले चरण में जो क्लोरोफिल या पर्णहरित अणु निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं उनके ऊपर प्रकाश गिरता है तो वो प्रकाश में उपस्थित फोटोन या क्वांटम ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। क्लोरोफिल अणुओं में से इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होते हैं तो उसके कारण से क्लोरोफिल अणु जो है वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उत्तेजित पर्णहरित अणु जो है वो जल के अणुओं का अपघटन करता है और जल के अणुओं के अपघटन से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और साथ में ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है और प्रोटॉन जो है वो NADP के साथ में जुड़कर NADPH2 बनाते हैं, जो आगे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया में। और साथ में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं वो एक ग्राही से दूसरे ग्राही पर चलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, उससे एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। कुल मिलाकर 18 एटीपी जो हैं अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में बनते हैं। अब ये एटीपी का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है वो हम पढ़ेंगे प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण में, जो 2 तरीके से होता है, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में। उनको दोनों को हम पढ़ेंगे। चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में केवल 6 एटीपी बनते हैं, अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में 18 एटीपी बनते हैं। चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण केवल छोटे जीवों में, खास तौर से जीवाणुओं में ही पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक जीवाणु होते हैं उनमें अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण है वो उच्च वर्गीय पादपों में पाया जाता है। तो हम यहाँ पर उच्च वर्गीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं, इसलिए मानकर चलेंगे 18 एटीपी अणुओं का निर्माण जो है वो यहाँ पर होगा। अब ये प्रकाशिक अभिक्रिया जो है इसके बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी जो है वो हम पढ़ेंगे, या इसका पूरा विस्तृत अध्ययन जो है वो हम करेंगे, खास तौर से प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण के बारे में। प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण जो है वो कितने प्रकार का होता है ये पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ने से पहले प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण के लिए उत्तरदायी जो प्रकाश तंत्र होते हैं उनको पढ़ेंगे। अब ये प्रकाश तंत्र क्या है पहले उन पर आते हैं। प्रकाश तंत्र अवधारणा जो है वो प्रतिपादित की थी इमर्सन ने, और उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है उस पर आधारित, उस पर कई सारे प्रयोग वगैरह किए और उन प्रयोगों के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि किसी पादप को एक ही प्रकार का प्रकाश, चाहे उसमें उच्च ऊर्जा हो, उच्च ऊर्जा वाले अणु हो, एक ही प्रकार का प्रकाश दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो कम हो जाती है। पहले एक बार बोर्ड थोड़ा सा साफ कर दें तो इसको हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश की प्रकृति का। इसे समझने के लिए इमर्सन जो है वो
पादपों पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित प्रयोग कर रहे थे। अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने दो निष्कर्ष निकाले या दो प्रभाव जो हैं उनके बारे में बताया। एक प्रभाव जो है वो कहलाता है लाल पतन प्रभाव, या अंग्रेजी में इसका नाम ज्यादा आसानी से याद रहेगा, इसे कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो रेड ड्रॉप इफेक्ट या लाल पतन प्रभाव जो है वो क्या है उसको देखें। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष पाया कि किसी पौधे को यदि कमरे वगैरह में रख दिया जाए, उसे कृत्रिम प्रकाश दिया जाए और एक ही वर्ण का, एक ही रंग का, लाल रंग का प्रकाश उसे लगातार दिया जाए, यानी जिसका तरंग दैर्ध्य उच्च होता है, वह उच्च तरंग दैर्ध्य वाला लाल रंग का, केवल लाल रंग का प्रकाश दिया जाए, तो उस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो गिर जाती है। अब हमने ये चीज पढ़ी है कि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो अधिकतम होती है, लेकिन अलग अलग रंगों में दें, केवल हरा रंग दें, केवल नीले रंग का प्रकाश दें, केवल बैंगनी रंग का प्रकाश दें, केवल पीले रंग का प्रकाश दें, तो उसमें तो लाल रंग, केवल लाल रंग दें तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होगी। लेकिन लाल रंग के साथ साथ अन्य रंग मिलाकर भी दिए जाएं, सामान्य स्थिति में देखें प्राकृतिक रूप से सूर्य पर जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो पत्तियों पर गिरता है उसमें सातों रंगों का प्रकाश जो है वो पत्तियों पर गिरता है, उस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है। अब इनमें से कौन से रंग का प्रभाव जो है वो ज्यादा पड़ता है, प्रकाश की प्रकृति कैसे प्रभावित करती है, उसको इन्होंने देखा था। तो उसमें सीधी सी बात याद, ये ध्यान में रखें कि केवल लाल रंग का प्रकाश यदि या उच्च तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश पादपों पर आपतित किया जाए तो उस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो गिर जाती है। इसे लाल पतन प्रभाव कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की दर का पतन होना, गिरना, वो लाल पतन प्रभाव हो गया। कब? लाल रंग के प्रकाश में। दूसरा जो है वो कहलाता है इमर्शन वृद्धिकरण प्रभाव। ये इनके नाम के आधार पर इसको नाम दिया गया है। इमर्शन वृद्धिकरण प्रभाव जो है उसका अर्थ यहाँ पर क्या होगा, उन्होंने ये पाया कि पत्तियों पर केवल लाल रंग का प्रकाश दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर जितनी होनी चाहिए सामान्य स्थिति में उससे कम हो जाती है, लेकिन लाल रंग के साथ साथ अन्य रंगों के प्रकाश भी दिए जाए, पीला रंग भी दिया जाए, बैंगनी रंग भी दिया जाए, नीला रंग भी दिया जाए, तो उसके कारण से प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। तो सीधा सा मतलब ये बताया कि केवल एक ही रंग का प्रकाश देंगे तो चाहे कोई सा ही दें, प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आएगी, और अलग अलग रंगों का यानी अलग अलग तरंग दैर्ध्य या ऊर्जा वाला प्रकाश जो है वो आपतित किया जाए तो उसके कारण से प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये क्या कहलाता है, इमर्शन वृद्धिकरण प्रभाव कहलाता है। अब इस आधार पर इमर्सन ने यह रिजल्ट निकाला कि पादपों में पत्तियां जो हैं, यानी या यूं कह सकते हैं पर्णहरित जो हैं, उनमें प्रकाश का अवशोषण करने वाले जो अणु होते हैं वो एक ही प्रकार के नहीं होते। प्रकाश का अवशोषण करने वाले वर्णक अणु जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। केवल क्लोरोफिल, सीधा सा रिजल्ट ये कि केवल पर्णहरित, और वो भी पर्णहरित ए, यही प्रकाश का अवशोषण नहीं करता, दूसरे अणुओं का भी उसमें योगदान होता है। तो इस आधार पर इन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि वर्णकों के समूह है जो है वो पाए जाते हैं, अकेले वर्णक अणु नहीं या एक प्रकार के वर्णक अणु नहीं, अलग अलग वर्णक अणुओं के समूह जो हैं वो उपस्थित होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। उनको उन्होंने नाम दिया प्रकाश तंत्र। तो पादपों में प्रकाश तंत्र की खोज जो है वो की गई थी किसके द्वारा, इमर्सन के द्वारा, और इसके आधार पर उन्होंने प्रकाश तंत्र के संदर्भ में या फोटो सिस्टम भी जिसको हम कह सकते हैं उसके संदर्भ में उन्होंने खोज की थी। तो प्रकाश तंत्र या जिसे कहा जाता है PS, P यानी फोटोन होते हैं प्रकाश में वो, और तंत्र यानी सिस्टम। तो प्रकाश तंत्र या फोटो सिस्टम जो है या फोटोन सिस्टम भी इसको हम कह सकते हैं, उनकी खोज इन्होंने की थी। इमर्सन ने इसके आधार पर ये रिजल्ट निकाला कि पादपों में वर्णकों के समूह होते हैं। अब ये प्रकाश तंत्र जो है वो है क्या, उनको देखें। प्रकाश तंत्र जो हैं वो वर्णक अणुओं से मिलकर बनते हैं,
या एक प्रकाश तंत्र में कई सारे वर्णक अणु पाए जाते हैं। तो एक तो इसमें वर्णक अणु उपस्थित होते हैं जिसमें मुख्य रूप से तो होता है क्लोरोफिल, और उसमें भी देखें तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब ये क्लोरोफिल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो कई सारे क्लोरोफिल अणु और क्लोरोफिल बी अणु जो हैं, यानी पर्णहरित ए और पर्णहरित बी जो है वो अणु इनमें उपस्थित होते हैं अनेकों। इसके अलावा सहायक वर्णकों के रूप में देखा जाए तो कैरोटीनॉइड अणु जो हैं वो भी उनमें उपस्थित होंगे, जिनमें कैरोटीन और जेंथोफिल अणु जो हैं वो आते हैं। तो इस प्रकार से वर्णक अणु उपस्थित होंगे, और साथ में ग्राही या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रोटीन अणु जो हैं वो भी उपस्थित होते हैं। वर्णक अणुओं के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रोटीन है वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बनाते हैं, उनसे होकर इलेक्ट्रॉनों का परिवहन होता है। तो ये दोनों चीजें, जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे स्थान पर या एक अणु से दूसरे अणु पर स्थानांतरित करते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, प्रकाश तंत्र बनाते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि वर्णक अणुओं और इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रोटीन अणुओं का तंत्र जो हरित लवक की ग्रेना में या थाइलेकोइड में उपस्थित होता है, और उनके आधार पर उनके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न की जाती है, वो अणु जो मिलकर तंत्र बनाते हैं वही क्या है, प्रकाश तंत्र कहलाता है। अब एक प्रकाश तंत्र की यदि हम बात करें तो प्रकाश तंत्र में मुख्य रूप से जो अणु पाए जाते हैं वो वर्णक अणु होते हैं। इसमें ये जैसे मान लिया एक वर्णक अणु है, ये वर्णक अणु है, इनमें से एक वर्णक अणु मुख्य अणु का काम करता है, बाकी इसके साथ में कई सारे और भी अणु होते हैं। लगभग यदि हम देखें तो एक प्रकाश तंत्र में 350 से लेकर 400 तक अणु जो हैं, वर्णकों के अणु जो हैं वो पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 230 जो हैं वो तो क्लोरोफिल या पर्णहरित अणु ही होते हैं, इसके अलावा दूसरे प्रकार के अणु जो हैं वो भी इसमें उपस्थित रहेंगे। तो इस प्रकार से इन अणुओं का ये अणु मिलकर प्रकाश तंत्र बनाते हैं। इनके ऊपर जैसे ही प्रकाश गिरता है, प्रकाश गिरते ही ये उत्तेजित अवस्था में आते हैं। उत्तेजित अवस्था में आने का मतलब हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करते हैं। तो वर्णक अणुओं पर प्रकाश या फिर कह सकते हैं फोटोन गिरेगा, और उस फोटोन के कारण से जो ऊर्जा है इसमें अवशोषित करेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का जैसे ही ये त्याग करेंगे, साथ में ग्राही प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं, वो ग्राही प्रोटीन इन अणुओं को ले लेते हैं, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ग्राही से दूसरे ग्राही पर, दूसरे ग्राही से तीसरे ग्राही पर जाते हैं। और जैसे जैसे वो एक ग्राही से दूसरे ग्राही पर जाते हैं, उस दौरान उन ग्राहियों की जो ऊर्जा स्तर होता है उसमें अंतर होता है। उस ऊर्जा स्तर में अंतर के कारण से ऊर्जा मुक्त होती है, और वही ऊर्जा जो है वो क्या करती है, एटीपी बनाती है। तो इस तरह से प्रकाश तंत्र जो है वो प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। एक प्रकाश तंत्र में कई सारे वर्णक अणु उपस्थित होते हैं, जिसमें से एक वर्णक अणु, और ये निश्चित रूप से ही क्लोरोफिल ए का अणु होता है। तो क्लोरोफिल ए का एक अणु, क्लोरोफिल ए के कई सारे लगभग 130 अणु होते हैं, उनमें से एक जो है जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको हम कहते हैं अभिक्रिया केंद्र। तो एक अणु अभिक्रिया केंद्र अणु का काम करता है। बाकी जो वर्णक अणु हैं वो भी प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, लेकिन वो ग्राही को सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो देंगे किसको, अभिक्रिया केंद्र को, और अभिक्रिया केंद्र उन्हें कहाँ भेजेगा, ग्राही पर भेजेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की एक श्रृंखला सी तैयार हो जाती है। इलेक्ट्रॉन लगातार यूं निकलते रहते हैं और ऊर्जा एटीपी जो है वो उत्पन्न करते रहते हैं। ये अणु प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके सीधे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं करते, ऊर्जा ये या इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं अभिक्रिया केंद्र को, लेकिन प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करने में इनका योगदान होता है। इसलिए इनको कहा जाता है सहायक वर्णक अणु, या इनको एंटीनी अणु भी कहते हैं। जैसे एंटीना जो है टीवी में, रेडियो में, वो संकेतों को ग्रहण करता है और फिर उसे मुख्य उपकरण यानी टीवी तक पहुंचाता है या रेडियो तक पहुंचाता है, वैसे ही ये उसका कार्य करते हैं। तो एक प्रकाश तंत्र में एक तो अभिक्रिया केंद्र होता है,
जो निश्चित रूप से ही पर्णहरित एक अणु होगा और उसके साथ में पाए जाते हैं एंटीनी अणु। तो इस तरह से ये मिलकर प्रकाश तंत्र बनाएंगे और साथ में इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रोटीन। अब ये एक प्रकाश तंत्र की सामान्य संरचना है, जो नोट्स वगैरह में आपको बताए हुए उसको ध्यान में रख लें। उसके बाद में हम प्रकाश तंत्र के प्रकार पढ़ेंगे। पादपों में दो प्रकार के प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं। इमर्शन के इसे वर्गीकरण प्रभाव के आधार पर जो पता चला कि पादपों में प्रकाश तंत्र मिलते हैं, उनकी आगे जब और खोज की गई तो ये पता चला कि पादपों में दो प्रकार के प्रकाश तंत्र या फिर फोटोन तंत्र जो है वो उपस्थित होते हैं, जिनके दो प्रकार होंगे। इनको नाम दिया जाता है पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। अब पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड की संरचना और उनका तुलनात्मक अध्ययन जो है वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बार इसका सार जो आज की क्लास में हमने पढ़ा फिर से देख लें। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है उसको दो भागों में बांटते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। इसको हम कुल मिलाकर 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले प्रकाश में उपस्थित फोटोन या क्वांटम ऊर्जा का अवशोषण करके क्लोरोफिल अणु उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उत्तेजित अवस्था में आने का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। अब ये ऑक्सीकृत क्लोरोफिल जो है वो जल के अणु का विघटन करता है। जल के अणु के विघटन से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण से एटीपी का उत्पादन होता है। ये चरण कहलाता है फॉस्फोरिलीकरण। और जो प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं वो NADP से जुड़ जाते हैं और बनाते हैं NADPH2। फिर ये उसके बाद में अप्रकाशिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। अब प्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है ये इमर्सन ने देखा। उन्होंने पाया कि केवल लाल रंग का प्रकाश दिया जाए और अन्य रंगों का प्रकाश पादप को नहीं दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर सामान्य से कम हो जाती है, उसमें गिरावट आती है। इसे लाल पतन प्रभाव कहते हैं। और अलग अलग रंग के तरंग दैर्ध्य के अलग अलग रंग और तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश किरणें एक साथ मिलाकर दी जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। इसे इमर्सन वर्गीकरण प्रभाव कहते हैं। इस आधार पर यह रिजल्ट निकाला गया कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करने वाला वर्णक अणु कोई एक ही प्रकार का नहीं होता, अलग अलग प्रकार के होते हैं और वही अलग अलग प्रकार के प्रकाश तरंगों का अवशोषण करते हैं। उन्हें वर्णकों के समूह को नाम दिया गया प्रकाश तंत्र। प्रकाश तंत्र में कई सारे 350 से 400 वर्णक अणु होते हैं, जिसमें से लगभग 230 तो पर्णहरित के अणु होते हैं और अन्य जो है वो सहायक वर्णक अणु होते हैं। उनमें से एक वर्णक अणु अभिक्रिया केंद्र का काम करता है, जिसके ऊपर फोटोन या प्रकाश ऊर्जा गिरने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त हो जाते हैं। अन्य वर्णक अणु जो है वो भी प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, लेकिन वो अपने इलेक्ट्रॉन सीधे ग्राही को प्रदान नहीं करके पहले अभिक्रिया केंद्र को देते हैं, इसलिए वो एंटीनी अणु कहलाते हैं। और इस प्रकार से प्रकाश गिरने पर इन वर्णकों से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो एक ग्राही से दूसरे ग्राही पर जाते हैं, जिससे फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया संपन्न होती है। तो फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया जो है वो फोटो सिस्टम या प्रकाश तंत्र के द्वारा होती है। और प्रकाश तंत्र जो है इसके 2 प्रकार होते हैं, जिनको हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।